नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में 23 अगस्त 2022 को आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट में आई हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है कि 6 माइनस 5x² प्लस 8x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो हमारे पास समीकरण होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके लिए जब मूल मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है और उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a। और यहां से हम ये भी देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब कि मूलों का जो योग होगा वो होता है माइनस b अपॉन a। तो यहां से क्लियर है कि c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है और a जो होता है वो होता है ये x² के गुणा में जो होता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब यहाँ पे भी हमको निकालना है मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा करने पे आ जाएगा c की वैल्यू है हमारे पास 6, तो 6 अपॉन a की वैल्यू है -5, तो -5 ये हमारे पास आ गया आंसर। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले इसको ये इसी तरीके से लिखे जो कि आएगा -5x² प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0 और यहां से जब रखोगे c अपॉन a तो 6 अपॉन -5 आएगा या फिर कह दो कि -6 अपॉन 5 ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है एमआरपी पर 30% छूट देने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है तो एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये ज्ञात करना है हमें। हम इसको दो तरीके से करेंगे। पहले करते हैं हम डायरेक्ट सूत्र से, जिसका सूत्र होता है कि एमपी अपॉन सीपी बराबर होता है, ये होता है 100 प्लस पी मतलब कि 100 में प्रॉफिट परसेंटेज को जोड़ देना है और नीचे करना है 100 माइनस डी मतलब जो छूट जो दी है डिस्काउंट दिया है उसको 100 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एमपी अपॉन सीपी जो आने वाला है वो आ जाएगा 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 क्योंकि 10% प्रॉफिट है। 100 और 10 110 हो गया अपॉन ये आ जाएगा छूट जो है 30% है तो 100 माइनस 30 करने पे 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया 11/7। तो एमपी अपॉन सीपी का जो रेशियो आया है वो 11/7 आया है। तो यहां से दिख रहा है कि एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो परसेंटेज निकालना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/7 गुना 100 क्योंकि 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सीपी से। तो सीपी की वैल्यू लिख दी और गुना 100 कर दिया जो कि परसेंटेज में आएगा। तो इसको हम अभी तो लिख देते हैं 400/7% आंसर, या फिर इसको आप 7 से भाग देके भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड क्या कहता है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु कॉस्ट प्राइस पे खरीदी मतलब क्रय मूल्य है, फिर यहाँ पे अंकित मूल्य जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं और उसके बाद में आ जाता है हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 30% की छूट दी जाती है। 30% की छूट मतलब कि एमआरपी पे दी जाएगी। तो एमआरपी पर 30% की छूट दी जाती है और 30% बराबर क्या होता है 3/10। तो मतलब कि 10 रुपए पे 3 रुपए की छूट दी जाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अगर ये 10 रुपए की रही होती तो 3 रुपए छूट के बाद इसको 7 रुपए का बेचा जाता। ओके, अब देखते हैं कि 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो 10% क्या होता है 1/10 फ्रैक्शन में। तो 1/10 इसका भिन्न रूप होता है। तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपए की छूट पे 10 रुपए पे वो 1 रुपए का लाभ कमाता है। तो यहाँ कह सकते हैं क्रय मूल्य अगर 10 रुपए रहा होगा तो उसने 11 की बेची होगी। तो यहाँ पे अब हम इन दोनों को समान बनाते हैं, इसलिए इसको तो 11 से गुणा कर देते हैं और इसको गुणा करते हैं 7 से। तो ये हमारे पास सीपी एमपी और एसपी क्या आने वाला है, ये आ जाएगा 70 क्योंकि 10 7 70। यहाँ 10 गुना 11 करेंगे तो 110 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा ये 11 7 77। तो यहां से भी हमारे पास वही आया कि सीपी और एमपी जो है वो 70 और 110 है। तो इसके बाद में हम ऐसे ही करेंगे कि इससे 40 ज्यादा है 70 पे है तो 40/70 गुना 100। तो हमारे पास आ जाएगा कि मार्क प्राइस जो है एमपी सीपी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये 400/7 आ जाएगा। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से है जिसमें दिया है कि 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। इसको या तो हम साइन में चेंज कर देते हैं या फिर कोस में चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करने जा रहे हैं कोस में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 4 एज इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 5 कोस थीटा, ऐसे कैसे रहने देते हैं इक्वल टू 0। इसके बाद में हमारे पास ये आ जाएगा 4 माइनस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो माइनस 2 आ गया और प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 5 कोस थीटा इक्वल टू 0। यहां से सोल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोस थीटा और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा प्लस के 2, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से 2 दूनी 4 आ रहा है और 5 बनाना है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का ही 1, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा या फिर कहे कि माइनस 4 और माइनस 1 जो हमारे पास टुकड़े आए हैं, अब इनके चिन्ह बदल देते हैं तो 4 और 1 हो जाएगा और इसके कोस स्क्वायर के जो गुणांक है उससे भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, 1/2। तो यहां से कोस थीटा का मान आया है ये, और कोस थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान माइनस 1 होता है। तो कोस थीटा का मान जो है 1/2 होने वाला, तो कोस थीटा बराबर 1/2 आ गया है। तो यहां से हम कह सकते हैं थीटा बराबर आएगा 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। अब हम इसमें इसका मान रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री, यहां से हम रखेंगे तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कोस 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2। तो यहां से सोल्व करने पे आ जाएगा √3 प्लस 1/2 जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ये प्लस है। अगले प्रश्न में हमें दिया है कि 22, 24, 25, 27 और x का माध्य 26 है तो x का मान क्या होगा। तो सोल्व करते हैं और हम लगाएंगे कि माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, या राशियों का योग कर लेंगे और राशियों की संख्या 5 है तो 5 से भाग देके वो 26 के बराबर आना चाहिए। तो लिखते हैं 22 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 27 प्लस x बटे 5 बराबर आना चाहिए 26 के। तो यहां से हम इनको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 और 5 12, 12 और 4 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, तो 1 आ जाएगा 2 चौके 8 और 1 9 98 प्लस x बराबर 26 पंजे 130 होता है तो 130 करती है। तो x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 130 माइनस 98 करने पे ये आ जाएगा 32। तो x बराबर आ गया 32 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में 5x माइनस 8 प्लस 3 और ब्रैकेट में 3x माइनस 5 इक्वल टू 83 हो तो x का मान क्या होगा। तो एक रेखिक समीकरण है जिसको हल करना है और x का मान निकालना है। तो हम 2 से गुणा कर देते हैं, पहले इससे गुणा होगा 5x से, फिर 8 से होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 8 दूनी 16 प्लस 9x माइनस 15 बराबर 83। और उसके बाद में हम सोल्व करेंगे 10 और 9 19 हो गया, तो 19x बराबर ये उधर चला जाएगा और ये टोटल जो है माइनस 31 है, उधर जाके प्लस 31 हो जाएगा, तो 83 प्लस 31 हो गया। इसके बाद में हम जोड़ेंगे तो 19x बराबर आ गया ये 114, तो 19x बराबर 114 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा 114/19, तो 19 5 95 होता है और 19 6 114, तो ये कट गया 6 बारी, तो x बराबर 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्गमूल में 3 हो तो समबाहु त्रिभुज या त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो हम इसके लिए सोल्व करते हैं और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर या फिर साइड स्क्वायर। ये बराबर दिया हुआ है हमको 25 वर्गमूल 3 के, तो यहां से ये वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा और यहां से भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर का मान आ जाएगा 25 गुणा 4 करने पे 100, 25 चौके 100 आ गया। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे तो भुजा की मान आ जाएगा 100 का वर्गमूल जो कि आएगा 10, तो 10 जो है वो इकाई जो भी होगा सेंटीमीटर या मीटर, वो उसका आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न जो है द्विघात समीकरण से है और इसमें दिया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल a और b हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं और वो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 लिखा हमने। उसके बाद में इस 12 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि हमको माइनस 7 मिल जाए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 से 12 होता है तो माइनस का 4 और माइनस का 3 आएगा,
अब हमको मूल निकालना है, तो इनके चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलने पे ये हो जाएगा 4 और 3। अब यहाँ पे इसका कोई भी गुणांक नहीं है, मतलब एक ही है, तो एक से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे मूल जो है, मतलब a और b के मान जो है वो क्रमशः 4 और 3 आ गए हैं। अब इन 4 और 3 का मान इस समीकरण में रख देते हैं और आंसर निकालते हैं। तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, अपॉन a स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, b स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये आ गया हमारे पास। यहां से हम जोड़ते हैं इनको, तो 7 और 4 11 और 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 91 बटे आ गया ये 26। इसको 13 से काट देते हैं, 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/2 या फिर 3.5। अगला प्रश्न अनुपात समानुपात से है, जिसमें दिया है 48 अनुपात x समानुपात x अनुपात 75 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं और हम जानते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम करते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 गुना 75 और x बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 48 गुना 75। अब 48 को तोड़ के लिख रहे हैं, 16 3 48 होता है, 16 गुना 3 लिख दिया, और 25 3 75 होता है, तो ये लिख दिया हमने। अब 16 जो है बाहर आके 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 25 के लिए 5 आ जाएगा। तो x बराबर आ गया हमारे पास 4 3 12 और 12 5 60, तो 60 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि x का। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है वर्गमूल में 2x प्लस 9 प्लस x बराबर 13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस x को राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो बच जाएगा हमारे पास वर्गमूल में 2x प्लस 9 बराबर 13 माइनस x। तो यहां से अब हम करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो यह आ जाएगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इससे हमारे पास यहाँ पे तो आ जाएगा 2x प्लस 9 बराबर 13 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 2x प्लस 9 ऐसे कैसे, 13 का स्क्वायर ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab करना है। तो यह आएगा 13 का स्क्वायर 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 26x। अब और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर और माइनस 28x, और यहाँ पे ये इधर आके कट जाएगा और ये आएगा 160। 169 माइनस 9 करने पे 160 आ जाएगा। अब 160 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि हमको 28 प्राप्त हो जाए, तो ये हो जाएगा 20 और 8, क्योंकि 20 8 160 होता है, तो दोनों को माइनस का ले लेंगे, तो ये 160 भी आ रहा है और यहाँ पे माइनस 28 भी आ रहा है। अब जैसे कि हमने बताया कि इनके चिन्ह जैसे ही बदल देंगे तो हमारे पास x के मान प्राप्त हो जाएंगे या फिर मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो x बराबर आ जाएगा 20,8, और भाग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि क्रमागत संख्याएं जो होती है उनका औसत दिया होता है, तो औसत सबसे बीच में आता है हमेशा। तो मान लेते हैं हमारे पास 5 क्रमागत संख्याएं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये है, और दिया हुआ है कि इनका औसत 10 है, मतलब 10 जो है ये सबसे बीच की संख्या है, ये 10 है, तो ये नेक्स्ट क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 14, और इससे पहले 8 आया होगा और यहाँ पे 6। तो हमारी क्रमागत संख्याएं जो है 6 8 10 12 और 14 है। तो हमें ज्ञात करना था कि सबसे बड़ी संख्या, या फिर कुछ और ज्ञात करना हो सकता है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है हमारे पास आ जाएगा 14। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न बीजगणित से है, जिसमें दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -2 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca। तो यहां से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसका मान जो है ये आंसर है हमारा। तो आंसर बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी जो कि 6 है, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 आ गया, माइनस 3 गुना ए बी बी सी और सी ए का मान -2 है, तो -2 कर देते हैं। यहां से आ जाएगा 6 गुना 36 प्लस 3 दूनी 6,
तो 36 और 6 जोड़ने पे आ जाएगा 42, तो 6 गुना 42 आएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 6 24 और 1 25, तो 252 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है ए एवं बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं, बी की कार्य क्षमता ए से 25% अधिक है, तो बी अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा। तो 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब ए की कार्य क्षमता अगर 4 रही होगी तो बी की कार्य क्षमता उससे 1 ज्यादा 5 हो जाएगी। तो यहां पे लिखते हैं ए एवं बी और ए प्लस बी। तो दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता 4 है तो बी की कार्य क्षमता 5 है। इस तरीके से दोनों की कुल मिला के कार्य क्षमता 9 हो जाएगी और इनके दोनों के द्वारा जो लिए गए दिन है वो 20 दिन है। और हम जानते हैं दिनों की संख्या को जब हम गुणा कर देते हैं किसके साथ, कार्य क्षमता के साथ, तो कुल कार्य आ जाता है। तो कुल कार्य आ जाएगा 20 गुना 9 करने पर 180। 180 कुल कार्य आ गया है। अब हम निकालते हैं कि बी द्वारा लिए गए दिन कितने होंगे, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि 180 में 5 का अगर भाग दे देंगे तो इसका मान आ जाएगा जो कि होगा बी द्वारा लिए गए दिन। तो 180/5 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 5 5 5 ये 15 और बचेगा 3 3 0 5 6 30, 36 बन 180 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हो गए बी द्वारा लिए गए दिन। तो 36 दिन लगेंगे बी को अकेले कार्य करने। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि ये y डिग्री का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये x + 80 है और ये जो है ये 2x + 10 है। तो हम जानते हैं ये दोनों जो कोण है और ये दोनों रेखाएं जो है ये समांतर है और ये त्रियक रेखा है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों जो कोण होंगे x + 80 और 2x + 10 ये संगत कोण होंगे। तो संगत कोण बराबर होते हैं और संगत कोण जब बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि x + 80 बराबर होना चाहिए 2x + 10 के। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x का मान जो आएगा वो आ जाएगा 80 - 10 करने पे 70। तो x बराबर 70 आ गया है। तो ये पूरा जो कोण है ये आ जाएगा हमारे पास 70 + 80 करने पर 150 और ये y और ये 150 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। तो y डिग्री जो है वो 150 डिग्री के बराबर आ जाएगा जो कि होगा हमारा आंसर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है साधारण ब्याज पर कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लगा के करते हैं और फिर इसका दूसरा तरीका देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट SI = होता है P × R × T / 100। तो यहाँ पे पहली कंडीशन में दिया हुआ है क्या चीज दी हुई है कि 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अगर P लिया होगा तो ये बढ़ के 2P हो जाता है और ब्याज का जो राशि होती है वो P हो जाती है। ये हुआ हमारे पास 10 साल में 10 इयर्स में। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि हमें ज्ञात करना है कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो 16 गुना होने के लिए ये 16 गुना हो गया P से 16P। तो यहाँ पे ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा 15P का। तो यही रखते हैं हम, पहले बार रखते हैं कि ब्याज बराबर P है कितने पे P पे और दूसरी बारी ब्याज जो है वो 15P है P पे। तो पहली कंडीशन के हिसाब से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट P बराबर P × R × T / 100 और T का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10 तो 10 रख देते हैं। तो यहां से ये काटने पे R बराबर आ गया 10%। तो R बराबर 10% आ गया है। अब दूसरी कंडीशन में रखते हैं और उसमें था हमारे पास कि ब्याज जो है 15P है और P × R × T / 100 है। इसमें हमें T का मान ज्ञात करना है तो R का मान 10% रख देते हैं। तो यहाँ पे R की जगह पे 10 रख देते हैं। तो यहां से हम जब काटेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पे और P से P कट जाएगा और T का मान जो आएगा वो आएगा 15 × 10 करने पे 150 साल। तो 150 साल लगेंगे इसको टोटल 16 गुना होने में। अब देखते हैं मेथड सेकंड। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो 1 P का ब्याज आ रहा है, ठीक है, तो 1 P का ब्याज आ रहा है वो 10 साल में आ रहा है। तो 10 साल में P से P का ब्याज मिल रहा है। तो P से हमको ब्याज चाहिए कितने का 15P का और 15P का ब्याज चाहिए। तो ये कितना हो रहा है इसका 15 गुना। तो इसको हम गुणा कर देंगे 15 से। तो 10 × 15 करने पे डायरेक्ट जो है 150 साल आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक वर्ग की परिधि 28/7 है और वृत्त की त्रिज्या जो है किसी वर्ग की भुजा के बराबर है तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाते हैं वर्ग की परिधि का फॉर्मूला जो कि होता है 2πr बराबर होना चाहिए 88/7 के। तो 88/7 के बराबर होना चाहिए 2 × 22/7 ×
r बराबर आ जाना चाहिए 88/7 के। यहां से हम काटते हैं, 7 से 7 कट जाएगा और 22 से ये 88 जो है 4 बार करेगा, 22 चौके 88 होता है और 2 से ये कटेगा 2 बार। तो r का मान आ गया है 2 के और यहाँ पे दिया है कि वृत्त की त्रिज्या जो है मतलब कि r है वर्ग की भुजा के बराबर है, तो ये आ जाएगा साइड के बराबर। तो r बराबर a है, मतलब साइड बराबर आ गई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर साइड आ गई है या फिर 2 मीटर जो भी है, 2 साइड आ गई है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है और परिमाप जो होता है वर्ग के लिए परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना 2 करने पे आ जाएगा 8। 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में दिया है किसी वस्तु के अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, यदि छूट 15% हो तो लाभ प्रतिशत का मान क्या होगा। तो अब इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। तो फॉर्मूला होता है कि MP अपॉन CP, मतलब कि अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ये होता है हमारे पास 100 प्लस P करते हैं और 100 में से D माइनस कर देते हैं। तो P जो होता है ये लाभ होता है और ये जो होता है D ये होता है कि कितनी छूट दी गई है। तो MP अपॉन CP का अनुपात तो दिया, ये MP है, अंकित मूल्य को MP बोलते हैं और CP मतलब कि क्रय मूल्य होता है। तो ये दिया हुआ है 7/5 बराबर हो जाएगा 100 प्लस P का मान तो निकालना ही है तो P रहने देते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है 100 माइनस 15 करना है, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 15 करने पे 85। तो यहां से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 17 पंजे 85 होता है और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कि 100 प्लस P बराबर 17 7 119 होता है। तो यहां से P का मान आ जाएगा 119 माइनस 100 करने पर 19%। तो P बराबर आ गया 19%, मतलब कि लाभ जो होने वाला था उसको वो होगा 19% का। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4 हो तो 4 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। जैसा कि हमें दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 4 है तो हम इसको भी जो है tan थीटा में ही बदल लेते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे जो है cos थीटा से भाग दे देते हैं। 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं, पहले पूरा ही लिखता हूं मैं, प्लस 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ये हमारे पास 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। हमने ऊपर भी cos थीटा से भाग दिया है और नीचे भी cos थीटा से भाग दिया, तो ये तो 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास अब ये आ गया है 4 प्लस 2 और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है, तो ये हम tan थीटा लिख दिया अपॉन 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा अगेन tan थीटा, तो tan थीटा और माइनस 1 आ जाएगा। अब tan थीटा बराबर 4 जो है इसमें tan थीटा की जगह रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 4 माइनस 1 हो जाएगा और यहां से सिंप्लीफाई करने पे आएगा 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 अपॉन 4 दूनी 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 12/7 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है कि 2 की घात 3k प्लस 5 बराबर 2 की घात 17 हो तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है हमें कि ये आधार समान है, तो आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 3k प्लस 5 बराबर होना चाहिए 17k। तो यहां से 3k का मान जो आएगा 17 माइनस 5 करने पे 12 आ जाएगा। तो 3k बराबर 12 आ गया है, तो k का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12/3 करेंगे। तो यहां से k बराबर आ जाएगा 4, k बराबर 4 होगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।